नमस्कार दोस्तों। 3 राज्यों के चुनावों में बीजेपी को मिली जीत के बाद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील नरेंद्र नाथ मिश्रा जी को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे साबित होता है कि ईवीएम से धांधली हुई है और इसीलिए वकील साहब ने सीजेआई चंद्रचूड़ का दरवाजा खटखटाया है। अदालत केस सुनने को तैयार भी हो गई है। वकील साहब का दावा है कि अगर सही से सुनवाई हुई तो मध्य प्रदेश में दोबारा चुनाव कराने पड़ जाएंगे। मध्य प्रदेश की सरकार को असंवैधानिक करार दिया जा सकता है। हमारे साथ आज वकील साहब खुद ही मौजूद हैं, उनसे जानेंगे ईवीएम धांधली की पूरी कहानी। अगर ये साबित हो जाता है कि धांधली हुई है तो क्या सरकार गिर सकती है, मौजूदा सरकार इस वक्त मध्य प्रदेश में जो है? ये तीनों राज्यों की सरकार तुरंत इमीडिएट उसी समय पर, जो मेरी प्रेयर है, ऑर्डर फॉर रिकॉल्स मैंने बोला हुआ है, रिक्वेस्ट में मेरी फर्स्ट प्रेयर है। प्रज्ञा जी, आप विश्वास नहीं करेंगी, जब मध्य प्रदेश में चुनाव की वोटिंग की काउंटिंग हो रही थी, ये बात हो रही है मैं 3 दिसंबर की। 3 दिसंबर को ही मैं शाम के टाइम लगभग 5 बजे के आसपास मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस के घर गया लेटर पिटिशन लेके, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम द मध्य प्रदेश। तो हमें वहां के बारे में बहुत सारी चीजों का इश्यूज था। हमें पहले लगा कि 15,000 कंप्लेंट विच आर द रजिस्टर्ड थ्रू ऑनलाइन जो रजिस्टर्ड है वो इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर है, वो आप लोग भी देख सकते हैं। सिमिलर फिजिकल भी बहुत सारे डीएम के लेवल पर, एसडीएम के लेवल पर, तहसीलदार के लेवल पर, नीचे लेवल के हैं। ऐसे छत्तीसगढ़ की थी, ऐसे राजस्थान की थी, ऐसे बहुत सारी चीजें पर जब लेवल पर ये सारी चीजें पेंडिंग थी तो मुझे लगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनको डिसाइड करेगा, बिकॉज 17 तारीख को वोटिंग हुई है। आप 3 दिसंबर तक यानी लगभग 15 डेज हैड बीन ऑलरेडी पास। आप 15 दिन तक आपने कुछ नहीं किया, आज में आपने तो उस कंप्लेंट को डिसाइड किए, न तो आपने उसमें कोई टेकन एक्शन लिया। तो बहुत सारे लगभग 20 पोलिंग के आसपास 1000 वोट के आसपास में थी मार्जिन पर, जिनमें 1500 कहीं पर 400 कहीं पर 300। मध्य प्रदेश की एक रीवा जिला है, आप जानती भी होंगी, एक विधानसभा पर वहां पर 400-500 की वोटिंग मार्जिन थी। कई जगह पर ऐसे विधानसभा लेवल पर आए। तो मेरा मतलब था ऐसे ही सिमिलर कुछ ऐसे कैंडिडेट भी पाए गए जिनको सिंगल वोट नहीं मिली है। ये छत्तीसगढ़ के एक पटेल जी थे, बीएसपी के कैंडिडेट थे। उन्होंने बोला कि हमारे घर के लोगों ने नहीं दिया, रिश्तेदारों ने नहीं दिया, हम तो अपना वोट दिए। ये सारी चीजें जितने प्रूफ कर रही हैं वो कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर के ही प्रूफ कर रही है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में एक जिला जबलपुर है, जबलपुर में बहुत सारी ईवीएम की काउंटिंग होते समय पर ड्यूरिंग में उस पोलिंग में जितने लोग थे उसमें जैसे मान लीजिए आप, हम सारे लोग कैंडिडेट हैं, कंस्टिट्यूटिव कैंडिडेट, 5-5-5-5 5-5-5 सारे लोग इक्वल डिजिट पा रहे हैं, 270 हाउ कैन इट पॉसिबल दैट एंटायर सेम नंबर डिजिट विल बी गेट यू देयर। ये मेरा अगला आर्गुमेंट था। सिमिलरली अगला इसी में मैं पॉइंट करना चाहता हूं, हम कह रहे हैं कि आप लोगों ने देखा होगा हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेटों ने, जब ये वीडियोस वायरल हुई और उसके साथ में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करना शुरू किया, 2 हियरिंग भी इस पे हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर डायरेक्शन भी दे दिया कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सारे मामलों को लेकर के सुनवाई होगी, और वो ऑर्डर कर मतलब 8-10 दिन बाद डिले लगभग उसको उसमें ऑर्डर अपलोड किया गया कोर्ट के। उसमें हमने इसके साथ में ही ईवीएम की जो मशीनें हैं, ईवीएम की मशीनें, उसके साथ में वीवीपैट की मशीनें जितनी हैं वो खराब हो रही है, उसके बाद से शुरू हो गई। जैसे ही हम इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में आए, इनकी दुनिया भर की चीजें ऐसे आना शुरू हो गई। तो हमारे मन में ये भी चीज आ गई कि 45 डेज में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हमारे खराब हो जाएंगे, क्योंकि वीवीपैट वगैरह के 45 दिन से ज्यादा डेटा नहीं रह सकते हैं। साथ में ये रोज वीवीपैट खराब होने के 6.6 लाख वीवीपैट खराब इन्होंने बता दिया। ऐसे ही इन्होंने ईवीएम को बेंगलुरु भेजना शुरू कर दिया। ये बहुत सारे बड़े बड़े न्यूज पेपरों ने, द हिंदू ने कवर किया है, इसके साथ में बड़े बड़े न्यूज पेपरों ने कवर किया है। तो ये मेरा मतलब था कि जब आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर डायरेक्शन दे दिया, आफ्टर डायरेक्शन भी आप ये सारे काम कर रहे हो, कि कैसे पॉसिबल है? तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी किसी केस का एविडेंस होता है, तो दिस इज द सेकेंडरी एविडेंस। हम उनको प्रिजर्व करने के लिए रिक्वेस्ट, हम उनको लैब में रिक्वेस्ट करते हैं कोर्ट को, इनकी सबकी जो ईवीएम की मशीनें हैं, वीवीपैट है, उसमें जो यूज की गई चिप है, जो उसमें कोडिंग डाली गई है 01 जो कोडिंग होती है, उन सबको आप प्रिजर्व करिए और उनको लैब से एक सर्टिफिकेट लैब से सर्टिफिकेट आप दीजिए, और उसके प्रॉपर में छेड़छाड़ है कि नहीं है, वो सारी चीजें आनी चाहिए। ये सारे सबूतों को देखते हुए मुझे यह लगने लगा कि ईवीएम से टेम्परिंग की जा सकती है, और इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो आर्टिकल 324 में उसके पावर्स दिए गए, उसका कंप्लीट मिसयूज कर रही है। करंट में फ्री फेयर इलेक्शंस को लेकर के जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
इस समय पर एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलएस मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, एमएलसी, इनका चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई है। आर्टिकल्स 400 के आसपास उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिक आपको 324 से लेकर के 329 तक आपको स्पेसिफिक जगह दी गई है। केशवानंद भारती का बहुत बड़ा जजमेंट है। उस जजमेंट में स्पेसिफिक कहा गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर्स कैन नॉट बी डेमोलिश्ड बाय द एनी पर्टिकुलर जुडिशियरी। अब बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या है? फंडामेंटल हमारे राइट्स है। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया। नरेंद्र मिश्रा जी, देखिए, ईवीएम जो है उसकी कमांड चुनाव आयोग के हाथ में होती है। चुनाव आयोग की भूमिका आप किस तरह से देख पा रहे हैं? चुनाव आयोग की भूमिका इस समय पर आप हमारे साथ में 15,000 जो कंप्लेंट थी वो किसी पर्टिकुलर पार्टीज की नहीं थी। प्रज्ञा जी आप ध्यान रखिए, ना तो भाजपा से रिलेटेड है, ना कांग्रेस से रिलेटेड है, ना किसी पार्टी, बहुजन समाजवादी, किसी से नहीं, मतलब वो आम जनता की कंप्लेन है। और हो सकता है कि किसी पार्टी विशेष की भी हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमने यह भी बोला कि आप 5 के 5 राज्यों की कंप्लेन उठा लीजिए, आप फ्री फेयर इलेक्शन कराइए, ये आपकी जिम्मेदारी, जवाबदेही है। दूसरा, आप दूसरी पॉइंट को देखिए, पिछले 6 महीने से अपोजिशन के लीडर ने, जितने भी इंडिया के अपोजिशन के लीडर हैं, हमें बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया जो बड़े इंडिया के मतलब लोकसभा के एमपी हैं। उन्होंने बोला हम 6 महीने से रिक्वेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, वो हमें टाइम नहीं दे रहे हैं। अभी करंट में 19 दिसंबर को इंडिया अलायंस ने पूरा रेजोल्यूशन पास करके और उसके साथ में मेमोरेंडम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास भेजा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिंगल टाइम नहीं देने को तैयार है। तो इसका मतलब क्या है? आप किसके लिए इलेक्शन कराना चाहते हो? किसी स्पेसिफिक पार्टी के लिए, या स्पेसिफिक की व्यक्ति के लिए, या स्पेसिफिक किसी अपने लिए, या अपने व्यक्तिगत हित के लिए? यह जो भी चीजें आएंगी फ्री फेयर इलेक्शन, वो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए होंगी। उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के भी बच्चे वोट डालेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के भी बच्चे डालेंगे, आपके भी घर के होंगे, मेरे भी घर के होंगे, यानी 140 करोड़ की जो इंटायर जनता है, पॉपुलेशन है, उनको सबको ये क्लाइमेट, पॉजिटिवली क्लाइमेट मिलना चाहिए। ये मेरा इश्यूज है। तो क्या और इसमें ईवीएम बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं रही क्या? आपको, मुझे नहीं लगता है। आप देखिए, आप खुद बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट में, मैं 3 दिसंबर से सुनवाई में चल रहा है, मैं सू मोटो के लिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास गया, फिर उन्होंने बोला मुझे रिट पिटीशन पर आप आइए, रिट पिटीशन पर मैं आया, उसमें थोड़ा टाइम लगा। फिर उसके बाद आप देखिए कि सुनवाई भी 2 बार हो गई, डायरेक्शन भी हो गए सुप्रीम कोर्ट में। इसके पहले ईवीएम पर सुनवाई नहीं हो रही थी। ये सारी चीजों को लेकर के मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जब ईवीएम इतनी खराब थी तो ऐसे चुनाव में क्यों लगाया आपने? वीवीपैट 1-2 खराब होती थी चल जाता है, 6-6 लाख वीवीपैट खराब हो पाए जा रहे हैं। अब इन सारी चीजों का कनेक्शन यूपी में एक फर्रुखाबाद जिला है, आप जानती होंगी, वहां पर देखिए 800 ईवीएम्स जला दिए गए, जो बस शब्द को मैं यूज करूं, आप उसको कॉन्फिडेंशियल दीजिए। वहां पर बोला, किसी पेपर ने बहुत बड़े लेवल पर छापा कि वहां पर कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है ही नहीं है, वहां पर बिजली की सप्लाई नहीं है। इसका मतलब वो कैसे जल गई? कहीं ना कहीं से फॉल्ट किया गया, यानी बिजली का कलेक्शन तो नहीं था कम से कम, तो फिर उसके जलने के कारण क्या हो सकते हैं? तो ईवीएम का जलाना ये कोई कॉन्स्पिरेसी है इसके पीछे? खुलकर बताइए नरेंद्र मिश्रा। नहीं, कॉन्स्पिरेसी का शब्द तो हाँ, वो तो लग ही रहा है, आपको भी लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा है कि जिस जगह पर लाइट नहीं है वहां पर आप बिना लाइट के, क्या वहां पर बारिश हो नहीं रहती कि पूरा ऊपर से बिजली गिरी और पूरा ईवीएम जल गई? ये भी नहीं पॉसिबल हुआ। आप इससे भी बड़ा उदाहरण देखना चाहती हैं, मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के उदाहरण देख लीजिए, राजस्थान। मुझे इतने कैंडिडेटों ने अपने अपने पोलिंग लेवल पर, मैं आपको पर्सनल भी भेज दूंगा, आप देखना कि उनकी इतनी बड़ी स्लिप मिली है। उस स्लिप में लिखा गया कि जब इलेक्शन कंडक्ट हो रहा है उस समय पर 75 मतलब 99% ईवीएम चार्ज है चुनाव के दौरान पर 17 दिसंबर को। उसके बाद जब उसकी पैकिंग की जाती है तो उसमें लिखा गया फला ईवीएम नंबर सो, उसके बाद चार्जिंग कितनी थी, अब कितनी, 75%। आप देखिए 3 दिसंबर को जैसे ही पेटी मतगणना के लिए खोली जाती है, ईवीएम को चेक किया जाता है, तो ईवीएम फिर 99% कैसे चार्ज हो गई? सारे कैंडिडेट यही क्वेश्चन कर रहे हैं, हम भी इलेक्शन कमीशन से यही किए थ्रू सुप्रीम कोर्ट। हमने उनसे 6 क्वेश्चन पूछा है। पहला, क्या ईवीएम अपने से चार्ज हो सकती है? क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा, क्या ईवीएम को चार्ज करने वाले इलेक्शन कमीशन वाले लोग हैं? तीसरा, इलेक्शन कमीशन के साथ में क्या पैरेलल जो स्पेसिफिक पार्टी है वो लोग हैं? चौथा, इलेक्शन कमीशन की अनुपस्थिति में बहुत सारे लोग जो विभिन्न पार्टीज के हैं वो गए। पांचवा, इसके साथ में ये कोई नहीं गया तो आपका कोई इंटैक्ट मतलब दूसरे तरीके से बाईपास रूट से कोई व्यक्ति गया, या आप में से किसी एक स्पेसिफिक पार्टी का व्यक्ति गया और वो आपको नहीं बताया। ये सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल है, आप उसका जवाब दीजिए। कैसे 99% बैटरी अपने आप ऑटोमेटिकली चार्ज हो गई? मेरे पास से कोई डिवाइस नहीं है और दुनिया में भी कोई डिवाइस ऐसी नहीं है।
तो ये बिल्कुल। सारे प्रश्न हैं। नरेंद्र मिश्रा जी, देखिए, ईवीएम डिपेंडेंट है चुनाव आयोग पर, और चुनाव आयोग टोटली अप्रत्यक्ष तौर पर डिपेंडेंट है सरकार की तरफ। अब तो एक कानून और पास हो गया है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त को भी मोदी जी ही चुनेंगे। तो ये सब कुछ जो दिखाई दे रहा है, आप जिस तरह के सबूत बता रहे हैं, तो बड़ा खतरनाक है फिर लोकतंत्र के लिए। देखिए, मैंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट भी कर लिया है और मैं फिर से मेंशनिंग अभी अर्जेंसी मेंशन कर दिया हूं कि ये जो है तो ईवीएम बहुत जल्दी से फिर खराब हो जाएगी इनकी। पूरा बेंगलुरु भेजा जा रहा है। ये 14 तारीख की न्यूज बहुत बड़े लेवल पर आई, तब से मैं ट्राई कर रहा हूं। और ये जैसे ईवीएम खराब हो जाएगी तो पूरा डेटा का डेटा डिलीट हो जाएगा, या हो सकता है कि 2024 की तैयारी की जा रही हो, ऐसा भी हो सकता है ईवीएम में। तो वीवीपैट खराब पाया जा रहा है। तो जो हमारे सेकेंडरी एविडेंसेस हैं, ये जनता के 140 करोड़ का मामला है। फ्री तरीके से इलेक्शन नहीं हुआ है। अभी सुनवाई कहाँ चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में या फिर सुप्रीम किसी और कोर्ट में सुप्रीम नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट कवरेज कर रहा है। 3 दिसंबर को मैंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो हमारे हैं भारत देश के डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उनके मैं घर गया था, उनको मैंने लेटर पिटिशन दिलवाया था। उसके साथ में उसके बाद ये कंटिन्यूटी चलना शुरू हो गई मैटर। मैं ये मैंने जानना पहले चाहती हूँ, जब आप गए सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले को लेकर के, तो क्या हुआ? मैं पूरी कहानी जानना चाह रही हूँ। पहले जस्ट प्रज्ञा जी, पहले मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास मैं लेटर पिटिशन दिया था। वकीलों की लैंग्वेज में एक लेटर पिटिशन होती है कि कोई भी एजेंसी का मैटर है तो सीजीआई के पास पूरे भारत देश में कोई भी एजेंस लगता है वो तुरंत उठा सकता है उस मैटर को। जैसे मणिपुर का मामला था, वो अर्जेंसी के बेस पर उठाया गया, सुमोटो उसको हम लोग कहते हैं। सुमोटो के लेवल पर बिकॉज ऐसी ऐसी गड़बड़ियां हैं, ये कंप्लेन ऑनलाइन पोर्टल में पड़ी है, वो कोई भी देख सकता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सबकी है। पर आई बिलोंग फ्रॉम द मध्य प्रदेश। हमारे राज्य के 15,000 कंप्लेंट थी जो ऑनलाइन थी। ये मेरा मसला था। तो इसके साथ में छत्तीसगढ़ का भी आया कि बहुत सारी जो है तो हमें वोट हमें सारे लोगों को मिला, हमें एक भी नहीं मिला। तो उन्होंने बोला कि ईवीएम में गड़बड़ी है। डीवाई चंद्रचूड़ का रुख क्या दिखा आपको? अब उसके बाद उनका जो स्टाफ था मुझे यह बोला कि आप इस मामले को लेकर के आप प्रॉपर पिटीशन, पहले 3-4 दिन हमें लगा कि सुमोटो में आ जाएगा ये मामला। 3-4 दिन तक नहीं आया। सीएम का बनना शुरू हो गया, ओथ होना शुरू हो गई, मंत्रिमंडल के गठन के बारे में बड़े लेवल से बात शुरू हो गई। तो हम ऑनरेबल जस्टिस के जो स्टाफ था उनके थ्रू कन्वर्सेशन पूर्ण किए, जो एडवोकेट हमारा कोर्ट में जनरल रजिस्ट्रार होते हैं। तो वो सारी चीजों को लेकर उन्होंने फिर कन्वे किया। फिर वो इधर उधर बातें घूमने लगी कि छुट्टियों के बाद लिया जाए मैटर, कभी लिया जाए। हम फिर जाके सीधा मेंशनिंग स्टार्ट कर दिए। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब इज अ वेरी कोऑपरेटिव पर्सन। उन्होंने सीधा बोला इंटायर फैक्ट्स ऑलरेडी आई नो अबाउट दिस मैटर्स मिस्टर काउंसिल, प्लीज यू कम विद द मेमोरेंडम, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का अर्जेंसी का एक फॉर्मेट है, आप उसके साथ में आइए। तो हम उसके साथ में आए। अब ये सारी चीजों को लेकर के जैसे ही हम कोर्ट में पहुंचे तो वो कोर्ट में सुनवाई के लिए अगले दिन वो मैटर लग गया। अब जब मैटर लग गया तो वो सारी चीजें हमारी फिर से ऑन द वे पर आ गई। ठीक, तो ये मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कोर्ट ने फिर उसको लिस्टिंग किया, अर्जेंट लिस्टिंग में किया। आप इस चीज का यकीन नहीं करेंगी, उस दिन सुप्रीम कोर्ट में बड़े से बड़े मैटर लगे थे और उसके साथ में इस मैटर को जगह दी गई और उसमें प्रॉपर तरीके से हियरिंग शुरू हुई, डायरेक्शन दिया गया कि इसमें सुनवाई की जाए, पर हाई कोर्ट को दिया गया और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों को क्लब करने के लिए बोला गया। हालांकि वो चीजें ऑर्डर पर नहीं आई तो उसको लेकर के हमने क्लैरिफिकेशन डाला और उसके साथ में ऑर्डर फॉर डायरेक्शन डाला कि ये सारी चीजों को फिर से सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन करे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि जितनी वीवीपैट जी नरेंद्र मिश्रा जी, पहली बार है कि इस पूरे मसले को, ईवीएम का जो मुद्दा है, इसको बहुत गंभीरता से उठाया जा रहा है, क्योंकि सवाल तो पहले भी कई बार हुए। आम आदमी पार्टी के एक विधायक ने तो डेमो भी देने का प्रयास किया, लेकिन वो बात आई गई हो गई, हवा में उड़ गई बात। अब इस बार पहली बार ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकील, आप जैसे वकील, इस मुद्दे को लेकर के डीवाई चंद्रचूड़ के दरवाजे तक पहुंच गए हैं और अब लग रहा है कि यह मामला कुछ ना कुछ तो रूप जरूर अख्तियार करेगा, इसका कुछ ना कुछ असर जरूर दिखाई देने वाला है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये सब जो हो रहा है, ईवीएम में जो धांधली है, आपको कैसे पता चला और आपके दिमाग में कब आया कि नहीं, इस पर तो जरूर कुछ करना चाहिए, सीजीआई तक पहुंचना चाहिए ये मामला? प्रज्ञा जी, मैं यहाँ 2002 से मैं बोला हूँ, मैं यूपीएससी का इंटरव्यू लेता हूँ, तो मुझे हर चीजों का, लगभग सारी चीजों का काफी नॉलेज है और मैंने इस फील्ड में काफी टाइम दिया है। तो मुझे हर चीजों का, क्या चीजों को कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है। मैं गया अपने गांव वोट डालने के लिए 17 के लिए,
जब मैं वोट डालेंगे तो विद फैमिली गया, तो वहां हमारा ही वोट नहीं डालने दिया जा रहा था। अच्छा। वो मुझे हाँ, तो फिर मैंने कलेक्टर जो रीवा है उनको मैंने फोन लगाने की कोशिश किया। तो जब मैंने कलेक्टर को फोन ऑन करने की कोशिश किया, तो फिर जो वहां पर पोलिंग के होते हैं सारे लोग, तो वो सारे लोग दौड़-दौड़ के आए कि भाई कुछ ज़्यादा मामला बिगड़ जाएगा। तो हमें जब जिस मतलब लगभग सारे लोग हमें जानते हैं जिस व्यक्ति को, अब उसको वोट न डालने दिया जाए, उसके साथ में उसके घर के लोगों को वोट न डालने दिया जाए, तब हमें बड़ा हर्टली फील हुआ। इसके साथ हुँ। में मुझे फिर इसके साथ में 22 नवंबर को मध्य प्रदेश में बहुत सारे पत्रिका ने बहुत बड़े लेवल पर प्रिंट न्यूज़ पब्लिश किया कि 15,000 कंप्लेंट पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर। जिनकी सुनवाई जो भी स्टेटस है उसको आप इस तरह से देखें। हमें दूसरा मैटर मिला। तीसरा हमने इलेक्शन कमीशन की ईवीएम से शिवपुरी में जो दैनिक जागरण बहुत बड़े लेवल का पेपर है और स्पेसिफिक रूलिंग पार्टी से रिलेटेड है वो। तो वो छापता है कि ईवीएम स्ट्रांग रूम से यहाँ पाई गई, वहां पाई गई। तो इलेक्शन कमीशन जब अपने प्रोसेस को बहुत स्ट्रांग बताता है, उस स्ट्रांग में से आप देखिए कि ये सारी चीजें कैसे आ गई। तो ये सारी चीज जब स्ट्रांग है आपका, तो ईवीएम वहां से आपके स्ट्रांग रूम से कब्रिस्तान में कैसे पहुंच जाता है शिवपुरी में। ऐसे आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया से बहुत सारी लोगों को पकड़ पकड़ के वोट डलाया जा रहा है। बहुत सारे आपने देखा होगा कि पोलिंगों में कोई भी स्पेसिफिक ऑफिसर्स उनको जो है तो डायरेक्शन दे रहे हैं, पकड़ के हाथ वोट डला रहे हैं कि आप इसको करिए। आवाज तो नहीं आ रही, पर डायरेक्शन हो रहा है। ऐसे ही आप देखेंगे बहुत जगह पर गोलीबारी हो रही है, लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। तो ये बिल्कुल हुआ है। ज्यादातर घटनाएं ग्वालियर और चंबल संभाग से थी। तो बिल्कुल। मुझे लग गया था, तो मैंने इंतजार किया 3 दिसंबर तक का कि ये हो सकता है कि कुछ सरकार का मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ करेगा, पर वो ऐसा कुछ करता हुआ नहीं दिखाई दिया। तब मैंने 12 बजे तक मैंने उनका इंतजार किया। 12 बजे के बाद मुझे लग गया कि अभी कुछ करने वाले ज्यादा नहीं है। तब मैंने लेटर ड्राफ्ट किया, मतलब प्रॉपर तरीके से एज पर लॉज जो था, और फिर मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस के घर पहुंचा। बिकॉज इन दैट उस दिन जो था वो संडे था, तो ऑनरेबल घर में ही मिलते। तो फिर मैं उस दिन घर गया, उनके थ्रू कन्वर्सेशन पीए के थ्रू जो हुआ हमने दिया। उसके बाद प्रॉपर बातें सब मीडिया के माध्यम पर आई और आपके भी चैनलों में ये बातें काफी चली। अच्छा, हम इसमें तो दिखा रहे हैं नलिनी मिश्रा जी, मेन स्ट्रीम मीडिया का क्या हाल है इस मुद्दे को लेकर? मेन स्ट्रीम मीडिया का क्या रुख देख रहे हैं आप? प्रज्ञा जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत देश में जो इस समय पर चौथा हमारा स्तंभ था, उस स्तंभ में जो इस समय पर सोशल मीडिया से काम कर रही है, उसको मैं नमन करता हूं, सलाम करता हूं। आप सबको सलाम करता हूं कि आप लोग इतना मतलब बड़ी से बड़ी इस कंडीशन में जिस तरह से लोगों को ये आवाज उठा रही हैं। अभी मैंने आपका एक लखनऊ का भी वीडियोस देखा है और वो लोग हमारे पास भी बात भी किए कि हमें सुप्रीम कोर्ट में आना है। अकबर तो नगर वो जी। हाँ, अकबर मैंने आपको उसमें व्हाट्सएप में शेयर भी किया। तो जिस तरह से मैंने देखा है लोगों को, तो वो लड़ाई तो आपसे कुछ इंस्पिरेशन लेना चाहिए। और सोशल मीडिया में आप जैसे पत्रकारों ने ही आवाज को उठाया है, और मुझे लगता है कि 140 करोड़ की जो जनता है वो आप लोगों पर आप ही इस समय पर अम्बेडकर है, आप ही गांधी हैं, आप ही जवाहरलाल है, आप ही जो है भारत देश के। क्योंकि जो करंट रूलिंग अभी पीढ़ी चल रही है उसी को जो करना है वो करना है। और भारत देश का डेमोक्रेसी बचा रहे, इसके लिए हम सबकी जिम्मेदारी है। उसमें आप भी शामिल है, हम भी शामिल है, सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म शामिल है, फ्रंट मीडिया के भी शामिल है। पर फ्रंट मीडिया अपने आप को मुझे नहीं लगता को पत्रकारिता कर रही है वैसे ही जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना काम नहीं कर रहा है। तो वो स्पेसिफिक लोगों के लिए स्पेसिफिक न्यूज चलाते हैं, पर कुछ न्यूज चैनलों ने काफी कवरेज दिया था। इस चीज को मैं मना नहीं करूंगा। 10-5 जैसे न्यूज 18 ने और बहुत सारे चीजों ने अच्छा, बहुत इंडिया दिया है। गठबंधन के तमाम जितने घटक दल है और साथ ही साथ जो तमाम एमपीज हैं, उनका क्या कुछ रुख है इस आपके इस कदम को लेकर के? अभी तक तो मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया, टू वेरी ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग हियर। पर यह है कि जिस तरह से इंडिया अलायंस ने जो अभी वो लाया है बिल, सॉरी मेमोरेंडम जो, हाँ मेमोरेंडम जो 19 दिसंबर को लाया है, उसको लेकर के मुझे लगता है कि जो हमने क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया है, जिस तरह से सोशल मीडिया ने इतने बड़े मुद्दे को इतने बड़े लेवल पर उछाला है, उससे कंफर्मेशन को लेकर के कि वोट जो आदमी दे रहा है जिसको, वो कॉन्फिडेंटल होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, पॉजिटिवली क्लाइमेट में होना चाहिए। उसको लेकर के उन्होंने जो बोला है कि वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है इलेक्ट्रॉनिक, वो इलेक्ट्रॉनिक पर्ची निकले और वो डिब्बे में डाले। तो ये हमारे प्रेयर में भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इसको इस बार मैंने नेक्सर भी किया है कि पूरा जो हमारा पोजीशन है भारत देश का लोकसभा का,
वो पूरा भारत देश की आवाज उठा रहा है। तो हम अकेले इस प्रश्न को करने वाले व्यक्ति नहीं है सुप्रीम कोर्ट के सामने। ये आप देख लीजिए 19 दिसंबर का ये पूरे सारे न्यूज़ों में आया, मेमोरेंडम में है। तो ये इलेक्शन कमीशन ही अपने तरीके से टाइम नहीं दे रहा है। इलेक्शन कमीशन की जवाबदेही जिम्मेदारी को आप गठित करिए। और अकाउंटेबिलिटी से एक वर्ड आया है, ये नया वर्ड है। अकाउंटेबिलिटीज का मतलब व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी एंड ड्यूटीज ऑफ योर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एंड योर ओन चेयर जो भी है। तो जिस चेयर पे इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है, यदि इस तरह से काम करता है तो उनकी अकाउंटेबिलिटी को डिसाइड किया जाना चाहिए कि आप इस पोस्ट के लिए बैठे हैं, आपको इतना परफॉर्मेंस दिया जा रहा है, आपको इतनी सारी चीजें सुविधाएं दी जा रही है। आप इस भारत देश में 1/4 जो भारत देश के टैप हायरार्की आती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, इसके साथ में पीएम, फिर उसके साथ में लोकसभा स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट, और इसी के इक्विवेलेंट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी आता है 4थे रैंक पर वर्ल्ड के, इंडिया के। आप इतने पावरफुल पोस्ट में बैठ करके इस तरह से आप काम कर रहे हो, तो ये तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं देश के हित में है। ये तो पूरा का पूरा पक्षपातपूर्ण है, या पक्षपातपूर्ण नहीं है तो किसी स्पेसिफिक पार्टी के लिए है, या किसी न किसी उसके पास में नहीं है तो आप ओन के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं से पूरा मुझे नहीं समझ में आया। और इस चीज के साथ में मैंने आपके साथ में एक प्रश्न भी उठा रहा हूं कि भारत देश के इस समय पर करंट रूलिंग पार्टीज को जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं वही उनको अच्छे लगते हैं तो उनको टाइम बढ़ाते हैं बार बार। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अभी जो हमारे चेयरपर्सन है उनका टाइम अच्छा लगता है, उनको बढ़ाना चाहते हैं आप। ऐसे ही आप ईडी के डायरेक्टर को आप बार बार बढ़ाना चाहते हैं। और भारत देश में ना तो आईएएस मिल रहा है आपको, ना आईपीएस मिल रहा है, और ना आईआरएस मिल रहा है। इनकम टैक्स में भी आप ऐसे कुछ लागू करना चाहते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने वाला ये जो बिल है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैडम, मैंने पहले दिन से विरोध किया है। सोशल मीडिया से मेरे बहुत सारे इंटरव्यू देखिए, जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने किया था, इट्स वेरी मतलब ट्रूली ऑनेस्टी था। पर मेरा प्रश्न था इसके साथ में कि जब अभी रूलिंग पार्टी कहती है कि मैं बहुत ईमानदार हूं, बहुत सारी चीजों को लेकर के हूं, तो आपको दिक्कत क्या हो रही है? जब पुरानी वाली चीज व्यवस्था थी कि 2 मतलब कैंडिडेट कोई भी हो सकता है, कॉमन, तीनों कॉमन थे। सीजीआई कॉमन हो गए, उसके साथ में अपोजिशन का एक लीडर हो गया, इसके साथ में एक रूलिंग पार्टी का एक हेड पर्सन हो गया। आप जब इन चीजों में सारे में आप बहुत फेयर हैं, तो फिर आपको क्या जरूरत है कि रूलिंग पार्टी का एक व्यक्ति आए और उसके साथ में आपका ही एक मतलब जो कलीग हो कोई आ जाए? अपोजिशन के व्यक्ति का रहना नहीं रहना अब यहाँ पर कुछ बचता नहीं है। ऐसा 2 लोगों की वोट चाहिए इस पे, 2 लोग आपके हो जाएंगे, आपके मनमाना तरीके से काम होंगे जैसे चल रहा है देश में। तभी इनडायरेक्टली हो रहा था, अब डायरेक्टली होगा। अभी कुछ दिनों पहले जस्टिस फरमान रमीन अभी हमारे हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं, उन्होंने इतनी बड़ी टिप्पणी की है कि भारत देश की डेमोक्रेसी इतने बड़े खतरे पर जा रही है, जिसको लेकर के सीजीआई को भी उन्होंने मतलब इनडायरेक्टली तरीके से सबको बोला है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। और यह भी बोला है कि जिस तरह से ईडी और सीबीआई किसी भी व्यक्ति विशेष को टारगेट करती है, तो आप इस तरह से रूल बनाइए कि ये लोग व्यक्ति विशेष को लेकर के टॉर्चर कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसके ऊपर सीधा डायरेक्ट एफआईआर करिए और उनको सीधा अरेस्ट करने का करिए। आप ये चीजें होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप बड़ी पत्रकार हैं, आप सोशल मीडिया से बड़ा क्वेश्चन उठाती हैं, अब आपके ऊपर कुछ चीजें ऐसी आ जाए, गवर्नमेंट को करंट रूलिंग कोई भी कर दे, तो इसके लिए क्या व्यवस्था है? हमारे पास कुछ नहीं है। तो इसके लिए जस्टिस जो नरीमन का हमारा अभी स्टेटमेंट आया है इंडिया टुडे में, उन्होंने बहुत बड़ा इंटरव्यू दिया है, उसका फॉलो अप होना चाहिए। इसको लेकर के भी हम लोग आएंगे, पर अभी हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ ईवीएम को लेकर के है। तब तक जब तक ईवीएम का बैलेट पेपर में सारी चीजें न आ जाए, काउंटिंग उनके डिब्बे में रख दी जाए, वोटिंग जो हमारे पेपर्स आते हैं उसमें रख दिया जाए। नरेंद्र मिश्रा जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरीके से इस मामले को बहुत गंभीरता से उठाया जा रहा है, सीजीआई भी बहुत गंभीर है इस पूरे मसले को लेकर के, आपको क्या लग रहा है कि ये 3 राज्यों की सरकार गिरना कितना असंभव है? प्रज्ञा जी, आपका क्वेश्चन तो वैसे हो गया कि जैसे मैं आज ऑर्डर लिखवा रहा हूँ। मुझे मेरी प्रेयर में है ऑर्डर फॉर रिकॉल फर्स्ट डे से। हमसे जिस दिन हियरिंग हुई उसी दिन बोला गया है कि ये सारा चीज खत्म हो चुका है। 15 तारीख को सेकंड हियरिंग हुई, उसमें बोला गया कि सारी चीजें तो अब खत्म हो गई हैं, तो अब आपके पिटीशन के क्या मतलब है? तो मैंने फर्स्ट आर्गुमेंट यही किया है कि माई मैटर्स आर नॉट पेंडिंग एट 2 days, माई मैटर्स सिंस फ्रॉम स्टार्टेड फ्रॉम 3 दिसंबर। 3 दिसंबर की बोर्ड की काउंटिंग हो रही है, मैं आपके पास पहले आया हूँ, आपके घर पर आया हूँ। किसी आप ये नहीं कह सकते हो कि अब मैटर का क्या महत्व है। तो हमें सीधे बोल रहे हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस से, ये आप अब इस चीज को लेकर के ये नहीं कह सकते कि 3 तारीख को आपने नहीं बताया था मुझे। हम 3 तारीख को बता रहे तब सर्टिफिकेट नहीं बटा था, तब आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? हमने आपको लेटर पिटिशन दिया है, हमने आपको अर्जेंसी भी मेंटेन किया है। अब वीवीपैट और ईवीएम मशीनें कल को फिर न मिले हमें,
तो हम तो आपको उसी दिन से बता रहे हैं। अब आप ऑर्डर न करो तो हमारी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है कि हम आपसे प्रेयर करें, हम आपके पास एप्लीकेशन लेके आए, लेटर लेके आए। कुछ आप लोगों की भी तो जिम्मेदारी है। जो भारत देश का संविधान है उसकी रक्षा करना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आर्टिकल में स्पेसिफिक पावर दिया गया है कि उनकी ये पावर है, आर्टिकल 141 से लेकर के आप पढ़ लीजिए आगे तक का। उनकी रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है, और फंडामेंटल हमारे राइट का वायलेशन हो रहा है जिसकी भी जिम्मेदारी उन्हीं की है कि उसकी वो रक्षा बिल्कुल। करें। और आप बहुत बड़े सबूतों के साथ इस वक्त अड़े हुए हैं और लग रहा है कि आप जिस मुद्दे को लेकर बहुत गंभीरता से आगे बढ़ रहे हैं, वो मुद्दा इंडिया गठबंधन के तमाम एमपी, तमाम नेता, तमाम घटक दल इसे अपना मुद्दा जरूर बनाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र मिश्रा जी समय देने के लिए। आभार।